नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। न शोर न शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश यादव के मेकओवर की, क्योंकि उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव साइकिल की मरम्मत में जुट गए हैं। और क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग भी कर दिया था, वहीं अब चर्चा उनकी नई टीम को लेकर है, क्योंकि 2024 की जंग के लिए अखिलेश यादव नई टीम बनाने में लगे हैं, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार किसी का प्रमोशन होगा तो कईयों का डिमोशन भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो चुनौती अखिलेश यादव के सामने खड़ी है, उन्हें वे कैसे पार करेंगे। अखिलेश यादव का एक्शन प्लान जल्द होगा, नई टीम का ऐलान। युवाओं को मिलेगा मौका, अखिलेश को याद है हार का चौका। बदलाव से आएगी बहार, 24 के लिए साइकिल तैयार। बैक टू बैक हार के बाद समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा है। मार्च में समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी और अब उपचुनाव की हार ने तो मानो भूकंप ला दिया है, क्योंकि लगातार मिल रही हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग तो कर दिया, लेकिन नई टीम में कौन होगा इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अखिलेश यादव की नई टीम में कौन कौन होगा, क्योंकि इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बार संगठन में यादव और मुस्लिम समाज के लोगों को ही तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही दूसरे दल से आए नेताओं को भी तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि जो नेता मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल हुए, उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजा। अब चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को भी संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। इतना ही नहीं, आजम के करीबियों को भी संगठन में बड़ा पद देने की चर्चा है। वहीं जिन जिलों में सपा का बेहतर प्रदर्शन रहा, वहां के नेताओं को प्रमोशन मिल सकता है। अखिलेश यादव की जो नई टीम होगी, उसमें जो बाहरी हैं यानी दूसरे दलों से जो लोग आए हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भी भेजा है। इसके अलावा आजम खां के जो कुछ करीबी हैं, उन्हें भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही अखिलेश यादव पार्टी के जो कुछ नए विधायक हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं। इन सब के बीच चर्चा ये भी है कि अखिलेश इस बार जो भी टीम बनाएंगे, उसमें ब्राह्मण चेहरों को भी विशेष तौर पर हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि रायबरेली से लगातार जीतने वाले मनोज पांडे को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूजा शुक्ला, संतोष पांडे, जयराम पांडे को भी तरजीह देने की खबर है। साथ ही अभिषेक मिश्रा और पवन पांडे का भी कद ऊंचा रखा जाएगा। जानकारी से 24 की तैयारी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अक्सर आरोप लगते हैं कि अखिलेश देरी से चुनाव में उतरते हैं, लेकिन 24 की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। चर्चा इस बात की है कि अगस्त या सितंबर में अखिलेश सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकते हैं, जहां उन्हें दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। वहीं अखिलेश अपनी नई टीम में युवाओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी देने वाले हैं। राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी और नारद राय जैसे नेताओं को राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे राजपाल कश्यप भी अहम भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। मतलब सीधा है, अखिलेश यादव अब दूर की सोच रहे हैं और हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव 24 की लड़ाई में भाजपा को हरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां एक तरफ अखिलेश यादव को नई टीम बनाने की टेंशन है, तो वहीं
दूसरी तरफ नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करना अखिलेश को भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि नुपुर शर्मा पर जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था उस पर अब महिला आयोग ने मोर्चा खोल दिया है। महिला आयोग ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है और अखिलेश यादव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला आयोग की चिट्ठी पर कार्रवाई होगी या फिर बात ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। अखिलेश के खिलाफ महिला आयोग का लेटर, सियासी हुआ नुपुर शर्मा का मैटर। ट्विटर पर सियासी संग्राम, अखिलेश के नाम केशव का पैगाम। मोहम्मद पैगंबर पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान का एपिसोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए टीवी पर आकर माफी मांगने की बात कही, जिस पर एक टिप्पणी ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी आई, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा कि नुपुर को सिर्फ मुख से नहीं पूरे शरीर से माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। अब अखिलेश के इसी ट्वीट के खिलाफ महिला आयोग ने मोर्चा खोल दिया है और डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ ट्वीट करना अब अखिलेश यादव को महंगा पड़ गया है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक पत्र लिखकर अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो पत्र एनसीडब्ल्यू ने जारी किया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है वो कहीं ना कहीं जो कानून है उसके खिलाफ है और किस कानून के तहत अखिलेश यादव पर कार्रवाई की जा सकती है, इस बात का भी उल्लेख एनसीडब्ल्यू ने डीजीपी को जो पत्र भेजा है उसमें किया है। न सिर्फ महिला आयोग बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था नुपुर शर्मा को लेकर, उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर क्या किया अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर आयोग ने कोई चीज़ कहा होगा तो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो कुछ कहा होगा वो समझ के कहा होगा। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा ने 27 मई को एक टीवी चैनल पर मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश का माहौल बिगड़ गया। 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई, 4 जून को कई अरब देशों ने इसका विरोध किया, तो 5 जून को भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन बात इससे भी खत्म नहीं हुई। 10 जून को देश भर में विरोध हुआ, सबसे ज्यादा हिंसा प्रयागराज में हुई। वहीं इन सब के बीच उदयपुर की घटना ने सबको हिला दिया। 1 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई तो देश में फैली हिंसा और उदयपुर की घटना तक का जिक्र हुआ और देश में फैली हिंसा के लिए सीधे तौर पर नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया और नुपुर शर्मा से माफी मांगने को भी कहा गया। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं ने साफ कर दिया कि माफी से काम नहीं चलेगा, नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप, और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। एक ऐसी लेडी जिसने एक ऐसा बयान दिया हो जिससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के अंदर जिसका रिजेंटमेंट हुआ हो, और सिर्फ मुस्लिम देशों ने ही नहीं बल्कि तमाम देशों ने इस बात की हमारे देश से शिकायत करी। तो ऐसी लेडी जिसके बयान की वजह से एक कत्ल हो गया, हालात पूरे देश के ख़राब हो गए, यहाँ के रहने वालों के बीच में दूरियां बढ़ गई, क्या सिर्फ माफ़ी काफ़ी है? सबसे बड़ा सवाल तो अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर खड़ा हो गया है। क्या डीजीपी महिला आयोग के लिखे लेटर का संज्ञान लेंगे या फिर ये बात लेटर लिखने से शुरू होकर बयानबाजी पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि भले ही नुपुर शर्मा को दिए विवादित बयान को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन माहौल अभी भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। और अब बात योगी सरकार के 100 दिनों की जो पूरे हो गए हैं और 100 दिन के पूरे होने पर योगी सरकार ने अपने काम का ब्यौरा जनता को दिया, खास तौर पर उन संकल्पों का जो पूरे हो चुके हैं। क्योंकि 25 मार्च को जब सीएम योगी ने दोबारा से शपथ ली थी तो 130 संकल्प लिए थे, जिनमें से 97 पूरे कर लिए हैं और सिर्फ 33 ही बाकी हैं। लेकिन सरकार जहां अपने 100 दिनों की उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी 2.0 के 100 दिन पूरे, 130 में से सिर्फ 33 संकल्प अधूरे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र, यूपी को मजबूत करने का तंत्र। मैं आदित्यनाथ योगी यूपी में जीत का परचम लहराने के बाद जब सीएम योगी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक शपथ यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की भी थी। और अब सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए ऐलान किया कि 100 दिन के लिए जो 130 संकल्प लिए थे उनमें से 97 संकल्पों को पूरा कर लिया है और जो बचे हैं उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अपनी तमाम कामयाबियों को बताते हुए सीएम योगी ने रामपुर और आजमगढ़ की जीत के साथ साथ विधान परिषद में मिली जीत का भी जिक्र किया। इस दौरान सीएम योगी माफिया के अवैध कब्जों पर चले बुलडोजर का जिक्र करना नहीं भूले। सीएम योगी ने कहा कि 100 दिन रिकॉर्ड तोड़ एक्शन हुआ, न सिर्फ बुलडोजर गरजा बल्कि अवैध पार्किंग से निजात दिलाई गई और लाउड स्पीकर पर ऐसी चोट की कि सारा शोर खत्म कर दिया। और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वॉल्यूम को कम किया गया और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है। अपने 100 दिन के काम को यूपी सरकार बड़ी उपलब्धि मान रही है। फिर चाहे गरीबों के लिए 1,08,200 आवासों का निर्माण करने की बात हो, बेरोजगारी दर कम करने की बात हो या फिर 10,000 सरकारी नौकरी देने की बात हो, क्योंकि यूपी में जहां 1400 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए वहीं स्टार्टअप के लिए 5 लाख से लेकर 20 लाख तक के लोन भी दिए गए। प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके, प्रदेश के गरीबों को ध्यान में रख करके, किसानों को ध्यान में रख करके, महिलाओं को ध्यान में रख करके जो भी योजनाएं बनी हैं, नौजवानों को ध्यान में रख करके, वो सब ऐतिहासिक हैं और वो तीव्र गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मात्र 100 दिनों के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव में, उनके अधिकतम वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक लगातार हम लोग पहुंचा रहे हैं। 100 दिनों तक हमने लगभग पहुंचा दिया है। योगी 2.0 के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। लोक भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने हर एक उस चीज़ का जिक्र किया जो 100 दिनों में उनकी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए किया है।
फिर चाहे वो गन्ना किसानों के बकाए भुगतान की बात हो, या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात हो, या माफियाओं के अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर चला 100 दिन में, हर एक चीज़ का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए योगी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठाती है। अखिलेश यादव ने 100 दिन को बर्बादी से जोड़ दिया, लेकिन अब सबकी निगाहें सरकार के अगले लक्ष्य पर है, क्योंकि 100 दिन पूरे होने के बाद सरकार का अगला टारगेट 6 महीनों को लेकर के है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसकी सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि 35 दिनों के बाद फिर से आज ज्ञानवापी की सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, लेकिन दलील पूरी होती उससे पहले ही अदालत ने नई तारीख दे दी। अब 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 12 जुलाई को फैसला होगा, क्योंकि अभी तक हिंदू पक्ष ने अपनी दलील नहीं रखी। मूल स्थान पर जल्द से जल्द हमारी पूजा शुरू हो और ये केस जल्द से जल्द डिसाइड हो। पैंतीस दिन बाद ज्ञानवापी की सुनवाई फिर नई तारीख पर आई। मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील तेज आवाज में, क्यों बोले वकील। मस्जिद में शिवलिंग या फव्वारा, फिर एक बार चढ़ा सियासी पारा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, ये बहस एक बार फिर अदालत की दहलीज पर पहुंच गई है, क्योंकि गर्मियों की लंबी छुट्टी के 35 दिन बाद वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील अभयनाथ यादव ने दलील रखी, लेकिन जब तक दलील पूरी होती टाइम खत्म हो गया और अदालत ने 12 जुलाई की नई तारीख दे दी। मुस्लिम पक्ष 52 बिंदुओं में से सिर्फ 47 पर ही अपनी दलील रख पाया। अब 12 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष फिर से अपनी दलील रखेगा। पूरे दावे के मुताबिक जितना था उस पे आज दावा पूरा खत्म कर दिया गया। दावे में जितने पॉइंट उठाए गए थे सारे पॉइंट का विधिवत एक एक करके उसका उत्तर दे दिया गया। उसमें क्या कमियां थी ये बता दी गई, इन आधारों पर ये मुकदमा नहीं चल सकता ये बता दिया गया। इस तरह करके आज पूरे दावे उनके जो है वो फिनिश कर दिए गए हैं। अब इस पर जो लॉ पॉइंट और बचे हुए हैं और जो इस पर कोर्ट की जो फाइंडिंग वगैरह है वो नेक्स्ट डेट 12 तारीख को दी जाएंगे। आज अंजुमन इंतजामिया की अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी ने पूरी दावा पढ़ ली है। 51 पैरा है, सभी पढ़ लिए। उसके बाद उन्होंने जो है प्रेयर ही तक पढ़ लिया। 12 जुलाई को डेट लगी है। उन्होंने अपने आप को अस्वस्थ बताया। मैं अस्वस्थ हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, इसलिए 12 जुलाई को डेट लगा है। 12 जुलाई को अपने बहस पूरा कर लेंगे लीगल पॉइंट। ज्ञानवापी मसले के लिए आज का दिन अहम था। 4 जुलाई की तारीख और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और इस मामले पर सुनवाई हुई जिला जज की अदालत में। इस सुनवाई के बाद अब अगली तारीख 12 जुलाई मिली है और 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपने कानूनी तथ्यों को सामने रखेगा। कहा यह जा रहा है कि जो कानूनी उदाहरण हैं वो सामने रखे जाएंगे और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें रख सकेगा। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 15 के तहत ये मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई के लिए सिर्फ 40 लोगों को जाने की अनुमति दी गई। वहीं संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। गौरतलब है कि 30 मई को ज्ञानवापी मामले को लेकर जब सुनवाई हुई थी तब भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी। मतलब अब तक दलील रखने के लिए सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही मौका मिला और 12 जुलाई को भी सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को मौका मिलेगा। उसके बाद हिंदू पक्ष का नंबर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम सुनवाई के बाद क्या ज्ञानवापी का फाइनल फैसला भी आएगा, क्योंकि जहां हिंदू पक्ष का मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा है, वहीं मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा और इस बहस के बीच कहीं से भी
बीच का रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं, आस्था से जुड़ा है, जो जितना हिंदुओं के लिए है उतना ही मुसलमानों के लिए भी। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। आगरा में ब्लॉगर रितिका हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। अपार्टमेंट की रेकी करने की जानकारी मामले की जांच के शुरुआत में हो चुकी थी। अब खुलासा हुआ है कि बेखौफ आरोपी वारदात से कुछ दिन पहले अपार्टमेंट के भीतर घुसे थे और फ्लैट नंबर 404 पर गए थे। एक ब्लॉगर की मौत, लापरवाही पर पुलिस मौत। रितिका ने लगाई थी हर जगह गुहार, कोई नहीं बना मददगार। मर्डर से पहले हुई थी रेकी, रजिस्टर में दर्ज है क्राइम कुंडली। ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और अब खुलासा हुआ है रितिका की मौत से पहले बाकायदा अपार्टमेंट की रेकी की गई थी। आरोपी वारदात से कुछ दिन पहले अपार्टमेंट के भीतर घुसे थे और फ्लैट नंबर 404 पर गए थे। तो कई खुलासे हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच कब तक कातिलों तक पूरी तरह से इस गुत्थी को सुलझाते हुए पहुंचती है। फिलहाल के लिए विश्लेषण में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।